यूट्यूब पे व्यूज के लिए क्या करना चाहिए? फर्जी बाबा बन जाना चाहिए आई गेस। जब आप किसी को देखते हो तो दिमाग में क्या ख्याल आता है पहला? बताइए। अरे बताओ ना, क्या बताऊंगा, बताओ ना। और यहाँ पर बाबा शब्द से मेरा मतलब हर धर्म के बाबाओं से है। कमेंट सेक्शन में मुझे गाली मत दीजिएगा कि तुम तो एक ही धर्म को टारगेट करते हो। और सिर्फ धर्मगुरु नहीं, कुछ कंपनीज के सीईओ भी बाबा की तरह बात करते हैं कि काम करते रहो, फल की चिंता मत करो, सब कुछ मोह माया है। What do you have to say about work-life balance? I don't think work-life balance is the right construct. ये Saturday Sunday का is not a Indian thing. This is a Western thing. In India we never had Saturdays and Sundays. See who's talking. वर्क लाइफ बैलेंस तो मोह माया है, कुछ नहीं करना चाहिए आपको। ये वो इंसान बोल रहा है जिसने अपना प्लेटफॉर्म सीधे सीधे ऊबर से कॉपी किया है। वो बोल रहा है इंग्लिश में, जो लैंग्वेज बाहर से आई है, उन टेक्नोलॉजिकल चीज़ों का यूज़ करके बोल रहा है जो विदेशों से आई है। और वो हमें बता रहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है। ये तो विदेशी कॉन्सेप्ट है और हमें तो सिर्फ काम करते रहना चाहिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये खुद भी इन्होंने बहुत जगह बोला है कि मैं 20-20 घंटे काम करता रहता हूँ, 7 दिन यानी 140 घंटे काम करता हूँ। I work 20 hours a day, 7 days a week. Wow. So 140 hours. क्या ये खाने पीने जाने सभी का टाइम गिन रहे हैं 140 घंटे में? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन्हें 140 घंटे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस लिहाज से ओला की हालत है फिलहाल, ओला ईवी की, कि उसमें इतने सारे कंप्लेंट्स आए जा रहे हैं, इनकी बहस भी हो रही है ट्विटर पे, इनके पास बहुत टाइम है ट्विटर पे बकवास करने का। तो 140 घंटे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कम कर दीजिए, ओला की हालत सुधर जाएगी। तो ये है इस तरह के सीईओ जो बाबाओं जैसा ज्ञान दे रहे हैं। भूल जाओ कि तुम्हारा कोई परिवार है, भूल जाओ कि तुम्हारी कोई खुशियां हैं, उम्मीदें हैं, हसरतें हैं, पैसा कमाना है। तुम्हें पैसे 8 घंटे के ही मिलेंगे, पर तुम्हें काम 20 घंटे करना पड़ेगा। यही तो है इनका इंडियन कल्चर जो ये बाहर से लेकर आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और ये है लॉजिकल आई एम, और आप देख रहे हैं इंस्टा ज्ञान का नया एपिसोड। बाबाओं और सीईओ से आते हैं अपने मिनिस्टर ऑफ स्यूडो साइंस सुधांशु त्रिवेदी पर। ये बताइए, इस धरती पे कितने परसेंट पानी है? 70%। 70% और 30% लैंड है। हमारे शरीर में कितना पानी है? 60 से 70%। 70%, 30% मास है। मास मतलब ये जो 70% पानी की बात कर रहे हैं वो सारे शरीर में इंटरस्टिशियल स्पेसेस से लेकर मसल बोन्स में, ब्लड से लेकर हर चीज में जो भी पानी होता है उसकी बात कर रहे हैं। जस्ट टू बी क्लियर। दिमाग में कितना पानी है? 90%। ब्रेन में इवन percentage of saline in the oceanic water is almost similar to percentage of saline in your blood. Not really. Percentage of saline in ocean water यानी कि salt concentration in ocean water is about 3 to 4%. और जो हमारे ब्लड में salt का concentration होता है वो होता है तकरीबन 135 से 50 MEQ, यानी कि अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो वो होगा 0.7-0.8%। और जो सलाइन हमें चढ़ाया जाता है, अगर हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है तो हमें सलाइन चढ़ाया जाता है, ग्लूकोज और सॉल्ट का पानी चढ़ाया जाता है, उसमें होता है 0.9% सॉल्ट। आई डोंट नो ये सुधांशु जी किससे किसको कंपेयर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भी ये बोल रहे हैं उसका कोई आपस में कोरिलेशन नहीं है। अब आप ये बताइए, जब चंद्रमा का मूवमेंट होता है तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो साइंस मानती है। सही है। और क्यों आता है वो भी हम अपने पुराने एपिसोड्स में बात कर चुके हैं कि क्यों जो मून है, चंद्रमा है, वो सिर्फ ओशन वाटर को क्यों अट्रैक्ट करता है इतनी विगरसली कि उसमें ज्वार भाटा आता है। हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं पुराने एपिसोड्स में 2-3 बार। तो अगर आपने हमारे पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो अभी जाकर तुरंत देख लीजिए। और स्पॉइलर अलर्ट, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन वाटर बॉडीज, यानी कि इतना ज़बरदस्त मास है उस पानी का, कंबाइंड मास है कि वो अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में है इसीलिए। और जैसे अर्थ मून पर इम्पैक्ट डालती है ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट, वैसे ही मून भी अर्थ पर ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट डालता है। चूंकि वाटर लिक्विड स्टेट में है इसलिए वो उस इम्पैक्ट से ज़्यादा प्रभावित होता है। तो अगर चंद्रमा के मूवमेंट से समुद्र के पानी पे असर पड़ता है और हमारे शरीर के पानी पे असर नहीं पड़ता होगा, डज दिस थिंग साउंड्स लॉजिकल?
नहीं, इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं दूर दूर तक, क्योंकि अगर इस तरह से मैं कंपेयर करने लगूं तो मैं कहूं कि समुद्र के पानी पर तो ज्वार भाटा आता है, पर अगर कोई छोटा तालाब है या कोई छोटी नदी है उसके पानी में क्यों नहीं ज्वार भाटा आता? तो ये तो मतलब बेवकूफ़ाना कंपैरिजन है कि हम समुद्र से अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हैं। समुद्र के जो पानी का कलेक्टिव वेट है, कलेक्टिव मास है, वो कहीं ज़्यादा है, तालाब का बहुत कम है, इसलिए तालाब में ज्वार भाटे नहीं आते। हमारा और भी बहुत कहीं ज़्यादा कम है, इसलिए हमारे अंदर भी ज्वार भाटे नहीं आते मून को देखकर, और ना ही हमारे दिमाग में। तो इस तरह के अजीब से कंपैरिजन करने से कुछ मिलेगा नहीं। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई घटना किस तरह से घट रही है, जबकि उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है, तो वो आपकी गलती है, ना कि चंद्रमा की या अर्थ की या हमारे पानी अंदर के पानी की। हमें उसको नापना नहीं आता है, बस इतना है, असर तो पूरा पड़ता होगा। असर तो पूरा पड़ता होगा, हमें नापना नहीं आता। ये चीज मैं किसी के लिए भी कह सकता हूँ कि होता तो होगा पर हमें पता नहीं। सुधांशु जी की बातों में लॉजिक, होता तो होगा पर हमें पता नहीं। इन जैसे लोगों को सपोर्ट करने वालों के पास दिमाग, होता तो होगा पर हमें पता नहीं। प्रेजेंट सरकार की या पुरानी सरकारों की असली मुद्दों पर काम करने की कोशिश, होता तो होगा पर हमें पता नहीं। रैशनल यूट्यूब चैनल की सब्सक्राइबर ग्रोथ, होता तो होगा पर हमें पता नहीं। कोई तरीका है भीख मांगने का? अब जब होता होगा और हमें नहीं पता तो नहीं पता, राइट? जिस दिन हमें पता चल जाएगा या हम उस चीज़ को मेजर कर पाएंगे, उस इम्पैक्ट को, तो हम अपने आप को अपडेट कर लेंगे। अब पहले से उस चीज़ को सोच लेना कि असर तो होता होगा पर हमारे पास मापने का इक्विपमेंट नहीं है, ये हर चीज़ के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो फिर तो ऐसे हम हर चीज़ मान लें जिस चीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते, क्या वो लॉजिकल होगा? नो। कंक्लूजन इसका यही है, चंद्रमा का हमारी बॉडी पर, हमारे अंदर के पानी पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को और बाकी सारे वीडियोस को भी शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन। When our song comes, we vibe like this। ये करना ही इतना बकवास लग रहा है, बहुत ही अजीब लग रहा है, और ये क्लेम कर रही हैं मैम कि इससे पता नहीं क्या क्या ठीक हो जाएगा। नीडलेस टू से, ऐसे करने से कुछ होगा नहीं। देखो, इन्होंने किया वो ठीक, पर अगर आपने ऐसे करना शुरू कर दिया अपने घर की बालकनी में या छत पर, तो अजीब अजीब सी कंप्लेन आएंगी और आप उन्हें झेल नहीं पाओगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? चलो ये तो फिर भी ठीक है, सीम्स हार्मलेस, चलो कुछ एक्टिविटी हो रही है, पर कुछ लोग तो एक पर्टिकुलर चीज को दूसरी चीज से कंपेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये कर लो और वो मत करो। Running or going to the gym versus meditating or doing yoga. Your longevity is better when you're doing yoga and meditation because you're reducing your heart rate. You're slowing it down. And number of breaths per minute. You're not expelling too much of your energy. पॉडकास्ट अगेन। तो कहने का अर्थ है कि जिस भी क्रिया में, जिस भी काम में आपकी ब्रीदिंग रेट कम होती जा रही है, उस काम को करना चाहिए। जिस भी काम को करने से आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ रही है, वो काम नहीं करना चाहिए। अब एक्सरसाइज का जो पूरा कॉन्सेप्ट है योगा का भी, वो यही है कि आपकी ब्रीदिंग रेट को बढ़ाया जाए, आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाया जाए, आपकी हार्ट रेट को बढ़ाया जाए, आपके पसीने निकाले जाएं, आपकी एक्सेस एनर्जी को खत्म किया जाए। यही मोटा मोटी काम होता है किसी भी तरह की एक्सरसाइज का। अब ये कह रही हैं कि वो जो एक्सरसाइज है उससे बेहतर है मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो। तो अगर इसी लॉजिक को आगे बढ़ाया जाए तो सोना या रिलैक्स करना और भी ज्यादा बेहतर होना चाहिए। तो फिर सब लोग 8 घंटे की जगह 12 घंटे सोते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो आपकी ब्रीदिंग रेट को, सोते वक्त जो आपकी ब्रीदिंग रेट होती है और भी कम हो जाती है। तो ये वाहियात लॉजिक है। आपकी बॉडी को हर प्रकार की एक्सरसाइज की जरूरत है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी के लिए योगा भी करना चाहिए, आपको मसल डेंसिटी और मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी वेट लिफ्टिंग भी करनी चाहिए। आपको आपके कार्डियोवैस्कुलर यानी अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कार्डियो यानी रनिंग या ब्रिस्क वॉकिंग भी करनी चाहिए। इन सभी तरह की एक्सरसाइज के अपने अपने तरह के फायदे। अब ये कहना कि एक तरह की एक्सरसाइज दूसरी तरह की एक्सरसाइज से बेहतर है, वो कहना ही बहुत ही अजीब होगा और बिल्कुल गलत भी। इसी तरह के कंपैरिजन लोग करते हैं दूध और घी को लेकर कि दूध नहीं मिल रहा है तो घी खा लो। अगर दूध अवेलेबल नहीं है तो घी पर आइए। घी वो कहां से रहा ये देखिए, दूध, दही, फिर घी। ये घी भी अगर आप नित्य दे रहे हैं तो दूध की कमी पूरी हो जाएगी। बिल्कुल गलत है। दूध की जगह पर काम आएगा, घी की जगह पर काम आएगा। और अगर आप वीगन हैं और दूध और घी दोनों ही नहीं ले सकते तो कुछ और ले सकते हैं, उसके और भी ऑल्टरनेटिव हैं। तो
बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है सो फार कि दूध और घी सेम है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों का कॉम्पोजिशन बिल्कुल अलग अलग है। एक में सिर्फ 90 to 97% फैट है और बाकी दूसरे में प्रोटीन है, फैट है और कार्बोहाइड्रेट भी। तो एक जहां पर एक तरह से बैलेंस्ड मील का काम कर रहा है, दूसरा एक अच्छा वेरी गुड सैचुरेटेड फैट है। तो दोनों के ही अपने अलग अलग फायदे हैं और अगर आप नहीं ले रहे हो दूध या घी तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने कभी यज्ञ होते हुए देखा है ना? यज्ञ होते हुए देखा होगा, 1 चम्मच घी लेते हैं तो ये यज्ञ को हमारी बॉडी से कंपेयर कर रहे हैं और यज्ञ में आहुति डालते हैं और अग्नि तेज हो जाती है। यही होती है आपकी जठराग्नि, यही होती है आपकी नाभि के पीछे जो अग्नि है। जब आप घी लेते हो खाने के साथ तो आपकी अग्नि को तेज करता है। अब यज्ञ की अग्नि को हमारे पेट में जो इमेजिनरी अग्नि है उससे कैसे कंपेयर कर सकते हो? ये हमने पहले भी बात करी है अगेन कि हमारे जो पेट में जो मेटाफोरिकली ये बात की जाती है कि जठराग्नि है, ऐसी कोई अग्नि है ही नहीं हमारे पेट में। इट्स नथिंग, कोई अग्नि नहीं है, तो इसका यज्ञ से कोई लेना देना है ही नहीं। बेसिकली आप जो खाना खा रहे हो, घी खा रहे हो, वो यज्ञ है एक तरीके से देखा जाए तो। सूक्ष्म रूप से अगर आपकी सूक्ष्म दृष्टि होगी तो आप देख सकोगे जो घी खा रहे हो वो आपकी अग्नि को तेज कर रहा है और बाकी खाने को बचा रहा है। इसीलिए इतना जरूरी है। आज लोग इतने डर के साथ जी रहे हैं, घी खाएंगे कोलेस्ट्रॉल राइज कर जाएगा, दूध पिएंगे तो एलर्जी बढ़ जाएगी। जो इस रील का लास्ट पार्ट है उससे मैं काइंड ऑफ अग्री करता हूं कि लोग आजकल फियर मॉन्गरिंग से, डर के माहौल में जी रहे हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो हमारे चैनल का भी यही मकसद है लोगों को इस फियर मॉन्गरिंग से, डर से बचाया जाए। पर यहाँ पर जो ये कंपैरिजन कर रहे हैं दूध और घी का, बिल्कुल गलत है, क्योंकि दूध का काम दूध करेगा, घी का काम घी करेगा। दोनों में कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं। दोनों आपको खाने चाहिए, या अगर दोनों भी नहीं खा रहे हैं तो भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। पर इस तरह के पॉडकास्ट को देखने से बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप कंफ्यूज हैं कि अब मुझे करियर पाथ कौन सा लेना है, भले ही आप स्कूल स्टूडेंट हो, 8th 9th 10th 11th या 12th, या कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, या कंप्लीट कर चुके हो अपनी अंडर ग्रेजुएट या मास्टर्स डिग्री को, या फिर आप उससे भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं और आप अब जॉब कर रहे हैं पर आपको बस समझ नहीं आ रहा या जॉब पसंद नहीं आ रही कि क्या करूं, कन्फ्यूजन्स हैं। तो किसी भी लेवल पर हो आप अपनी लाइफ में, अगर आप कन्फ्यूजन है अपने करियर के अगले स्टेप के लिए या प्रेजेंट करियर को लेकर, तो मुझे रीच आउट कीजिए। आई एम अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर विद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो रीच आउट टू मी, माई ईमेल इज logicalproject1@gmail.com। घी को लेकर इस तरह का एक क्लेम बहुत पहले चला था जिसको हमारे पूकी महाराज भी बता रहे हैं यहाँ पर। दीपक जलाने का एक सबसे वैज्ञानिक कारण यह रहा है। चलो वैज्ञानिक कारण तो बता रहे हैं, लेट्स सी क्या वैज्ञानिक कारण है। 1 तोला घी जब जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कहता है। झूठ बोल रहा है। कौन सा साइंस कहता है कि 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन बनती है? ये तो मतलब ऐसी साइंस तो मैंने नहीं पढ़ी, शायद इन्होंने पढ़ी होगी। ऑफ कोर्स फैक्चुअली बिल्कुल गलत है कि घी जलाने से ऑक्सीजन बन सकती है। कितना भी घी जलाने से बिल्कुल कोई ऑक्सीजन नहीं बन सकती, क्योंकि घी जब जलता है तो वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड डिपेंडिंग ऑन द कंबस्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीजन तो उस रिएक्शन में कहीं दूर दूर तक नहीं आती है। तो कहां से ऑक्सीजन बन जा रही है इस पूरी रिएक्शन में, कहां पर है ऑक्सीजन? शायद इनकी जो साइंस है वो आम जनता को उससे दूर रखा गया है, और मेरा रिकमेंडेशन ये है कि दूर ही रखा जाना चाहिए। गजब बेइज्जती है। इस तरह के स्यूडो साइंस और मिस इन्फॉर्मेशन तो ये देते ही रहते हैं और हम इन्हें इसीलिए अपने इंस्टाग्राम सीरीज में अक्सर इनको फीचर करते रहते हैं आचार्य मनीष के साथ में। बट जब ये कास्टिज्म प्रमोट करते हैं खुलेआम तब प्रॉब्लम होती है। जब ब्राह्मण का लड़का होगा और क्षत्रिय की लड़की होगी या वैश्य की लड़की होगी या कोई भी होगा तो क्या होगा? जब पुरुष अलग जाति का, स्त्री अलग जाति का और दोनों का मिलान हुआ, फिर जो तुम्हारी संतान हुई, अब आप बताओ कि ब्राह्मण यदि लड़का है और माँ वैश्य है और उनका जो संतान हुई फिर वो वैश्य होगा कि ब्राह्मण होगा? लड़का क्या होगा? वो बच्चा क्या होगा? वो तीसरा हो जाएगा। व्हाइट गुलाब और रेड गुलाब मिला तो पिंक हो गया। ओ बाबा। और उस संतान से तुम्हारे पितर पानी कभी नहीं ग्रहण करेंगे, शास्त्र प्रमाण है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है कि इस तरह के लोग जो जिनके पास रीच है, जिनके पास लोगों की भीड़ है, वो जब इस तरह की बातें करेंगे तो कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे। या कुछ लड़कियां ना शराब पीने वाले को पसंद कर लेती हैं, कोई लड़की अब्दुल को पसंद कर लेती है। अरे हमारा वाला है। शराब पीने वाले का और अब्दुल का क्या लेना देना? मतलब दूसरे धर्म के इंसान का और शराब पीने वाले का क्या आपस में क्या लेना देना है? मतलब पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। अब जो एक कास्ट की बात हो रही थी, अब आ गई वो रिलीजन की बात और बड़े लेवल पर। कहां पर रुकेगी ये आग मुझे पता नहीं, बट इस तरह के लोग अगेन
जब इस तरह की बातें करना शायद बंद करेंगे या हम इन लोगों को देखना बंद करेंगे, तभी शायद हमारा समाज थोड़ा सा सुधरेगा। तो ये था आज का वीडियो। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस हम अक्सर लाते रहते हैं, और अगर इस सीरीज़ के, इंस्टा ज्ञान सीरीज़ के बाकी वीडियोस आपको देखने हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हमें बहुत ज़्यादा रीच बढ़ाने की अभी ज़रूरत है। तो मिलूंगा इंस्टा ज्ञान सीरीज़ के बाकी वीडियोज़ में यहाँ पर। तब तक के लिए बी लॉजिकल।